हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कार्बन क्लासेस। आई एम नीलम और आप लोगों के लिए आज मैं लाई हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में। व्हाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम, विच ऑर्गन्स इंक्लूडेड इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा डाउटफुल टर्म लगता है लंग्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। इसको काफ़ी अच्छे से डिस्कस करते हैं कि लंग्स हमारा क्या है, कहाँ पर उसका पोजीशन है और वो इस पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से एक्सेसरी ऑर्गन्स उसके साथ इंक्लूडेड होते हैं इस पूरे हमारे बॉडी के ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड लाइक भी कीजिएगा हमारे वीडियो को, ताकि हमारा नोटिफिकेशंस आपके पास कंटिन्यू आता रहे। ठीक है, इसका आज रेस्पिरेशन का हमारा थर्ड लेक्चर है जो कि लगभग लास्ट होने वाला है। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं इसे पूरा कंप्लीट करने वाली हूँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। टोटल इसमें लंग्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग इसमें ब्रीदिंग का मैकेनिज्म भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो को आप लोग फॉलो कीजिए कंटिन्यू। देखिए, इस लेक्चर में सबसे पहला मैं जो टर्म आपको बताने वाली हूँ वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, उसमें जो भी ऑर्गन्स इंक्लूडेड होते हैं हमारे, उन सबको हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, मैकेनिज्म और ब्रीदिंग भी हम लोग कर सकते थे पहले, लेकिन वो पहले मैं नहीं करा रही हूँ। पहले इस पूरा ऑर्गन सिस्टम को आप समझ जाइए, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्चुअली में हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर इसका कॉन्सिस्टिंग ऑर्गन्स हम लोग बोलते हैं तो कौन से ऑर्गन्स से मिलके ये बना हुआ है, उसके लिए हमारे पास कौन कौन से मेन ऑर्गन्स नाम आते हैं वो देख लीजिए। नंबर 1 आता है नोज, नंबर 2 आता है नॉस्ट्रिल्स, नंबर 3 आता है हमारा ट्रैकिया, फिर 4th पर आता है लंग्स, 5th पे आता है डायफ्राम, एंड द 6th वन इज एक नाम इसमें आता है। ठीक है, नेसल पासेज। ऐसे इतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये बस आप लोगों की जानकारी के लिए। जब हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का, ये मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं किसी भी सिस्टम का डेफिनेशन, तो उसमें हम लोग 2 थिंग्स को मेंशन करते ही करते हैं। एक थिंग कि वो कौन कौन से ऑर्गन से मिलके बना हुआ, उसका कॉम्पोजिशन क्या है। ठीक है, और दूसरा थिंग उसका फंक्शन क्या है। तो कॉम्पोजिशन के लिए हमें कुछ ऑर्गन्स को देना पड़ेगा ना, जिन ऑर्गन्स को मिला के ये पूरा सिस्टम हमारा वर्क करता है। तो वो ये सारे ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स ये सारे हैं। देन आफ्टर हम लोग इस पूरे डायग्राम को डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें और भी थिंग्स आपको मिलेंगे पढ़ने को, वो देख लीजिए आप लोग, क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ गया, अगर हम लोग को डेफिनेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द सिस्टम विच कॉन्सिस्ट ऑफ नोज, नॉस्ट्रिल्स, ट्रैकिया, लंग्स, डायफ्राम, नेसल पासेज। क्लियर? इसके बाद इसका फंक्शन क्या लिखेंगे? इट हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन ऑफ द ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस पूरे डायग्राम की ओर। इस डायग्राम को पूरा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, इस पूरे पासेज में, पासेज ऑफ एयर में सबसे पहला हमारा जो टर्म है वो है द नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, हमारे नॉस्ट्रिल्स के थ्रू हमारा एयर जो एटमॉस्फेयर में है वो हमारे नोज में जाता है, इन करता है। तो नॉस्ट्रिल्स वाला टर्म तो हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। नॉस्ट्रिल्स आर द पोर्स फ्रॉम विच द एयर कम इनटू आवर नोज। ठीक है, नोज में आया, इसके बाद उसे एक नेसल पासेज मिलेगा, उसको एक रास्ता मिलेगा। ठीक है, नेसल पासेज तक आप लोग के लिए क्लियर होना चाहिए। नॉस्ट्रिल्स, नोज एंड नेसल पासेज, यहाँ तक हम लोग एकदम सिंपली जानते हैं कि क्या है। अब आ जाइए हम लोग आगे के टर्म पे चलते हैं कि हमारे माउथ से, नोज से जो भी रास्ते निकलते हैं, बकल कैविटी जो हमारा होता है, मतलब माउथ कैविटी, वहाँ से जब हम लोग, मतलब हम लोगों का एयर जब नाक से अंदर जाता है तो वो हमारे फूड वाले रास्ते से अलग किसके थ्रू होता है, उसके लिए हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म वहाँ पे मौजूद है। आप लोग कभी अपने टंग को ऊपर करके देखिएगा, मतलब अपने माउथ में ऊपर की ओर टच कीजिएगा, आपको एक बोनी पार्ट दिखाई देगा। ठीक है, मतलब आप लोगों को मतलब फील होगा कि एक बोनी पार्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं बोनी पैलेट। ठीक है, वही बोनी पैलेट हमारे नेसल पासेज को सेपरेट करता है फ्रॉम आवर बकल कैविटी। ठीक है, तो क्या है ये? दिस इज द बोनी पैलेट। इस तरह से एक बोनी पैलेट है। ठीक
है। इसका मेन फंक्शन क्या है, हमारे बक्कल कैविटी वाले रास्ते को, हमारे फूड के जाने वाले रास्ते को, हमारे एयर के जाने वाले रास्ते मतलब नेसल पासेज को, दोनों को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है ये बोनी पैलेट। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें हम लोगों के इस रास्ते में, इस नेसल पासेज में आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, नाक में हमारे कुछ हेयर्स होते हैं। ठीक है, वो हेयर्स क्यों होते हैं आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि हमारे नाक में जब एयर जाता है तो उस एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, और उन डस्ट पार्टिकल्स को अलग करने के लिए, मतलब वो हमारे बॉडी के अंदर ना चले जाएं, तो इसीलिए उनको प्योरीफाई करने के लिए एयर को वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होना जरूरी है हमारे नाक में। ठीक है, तो हमारे नेसल पासेज में हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बिकॉज ऑफ प्योरीफाइंग द एयर फ्रॉम डस्ट पार्टिकल। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद उसी पासेज में कई सारे लिक्विड का सेक्रेशन होता है जिसका नाम है म्यूकस। इस लिक्विड का नाम है म्यूकस। उस म्यूकस का होना भी जरूरी है। ठीक है, वही डस्ट पार्टिकल्स को अपने आप में चिपका लेने के लिए, ताकि वो अंदर ना जा पाए। ठीक है, हमारे नाक के अंदर एयर में ना जा पाए, म्यूकस सेक्रेट होता रहता है इसी नेसल पासेज में। ये एक तरह से हमारा नेसल पासेज है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका, नेसल पासेज तक, बोनी पैलेट, नेसल पासेज, यहाँ तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के टर्म की ओर। वहाँ से हमारा वहाँ से जब नेसल पासेज से जब आगे बढ़ता है एयर, तो वहाँ पे एक ही जगह पे दो ओपनिंग्स उसे दिखाई देती हैं। ठीक है, दो ओपनिंग्स, एक ओपनिंग है फेरिंग्स और एक ओपनिंग है लैरिंग्स। ठीक है, एक ओपनिंग है यहाँ पे फेरिंग्स, इसको हम लोग कहते हैं, और एक ओपनिंग है लैरिंग्स। ठीक है, ओपनिंग का नाम है फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। दो ओपनिंग्स है लेकिन दोनों का वर्क डिफरेंट है। फेरिंग्स एक ऐसा पासेज है, फेरिंग्स वाला ओपनिंग ऐसा रास्ता है जहाँ पर वो एयर और फूड मटेरियल हमारे दोनों ही पास हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब समय आता है कि फूड को ही मतलब एयर को सेपरेट करना है फूड से, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नाम का एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। यहीं पर एक एपिग्लॉटिस नाम का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो इस तरह से फेरिंग्स मतलब हमारे लैरिंग्स को कवर कर लेती है, ताकि फूड जो खाना है वो हमारे वॉइस बॉक्स में ना जा करके, मतलब हमारे एयर पासेज में ना जा करके वो अपने फूड वाले पासेज में ही चला जाता है। ठीक है, वो मिक्सअप नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एपिग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर है। कहाँ पर? लैरिंग्स के जस्ट एबव एक एपिग्लॉटिस नाम का स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, खाने को एयर से सेपरेट करने में मदद करता है। ठीक है, और दूसरी बात, खाना जो हमारा पास हो रहा है माउथ से, वो खाना हमारे दूसरे पाइप में जाता है जिसका नाम होता है फूड पाइप, जिसे हम लोग ईसोफेगस के नाम से जानते हैं। अब आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन आता है कि हमारे दोनों ये जो पाइप्स हैं, एक एयर का पाइप है, एक विंड पाइप है और एक फूड पाइप है, दोनों पाइप्स कौन से पोजीशन पर हैं, वेंट्रल और डोर्सल? तो क्या आंसर होता है, देख लीजिए आप लोग फील जो करते हैं, यहाँ पर जो आप लोग फील करते हैं, ये कौन सा पोर्शन है, ये क्या हमारा फूड पाइप है या विंड पाइप है? दिस इज आवर विंड पाइप। आप लोग सुने होंगे ये एडम्स एप्पल का नाम आप लोग सुने होंगे कि लड़कों में प्यूबर्टी के बाद यहाँ पे कुछ एक बल्ज सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, उसे हम लोग एडम्स एप्पल कहते हैं। तो वो किसका कन्वर्टेड फॉर्म होता है? वो हमारे लैरिंग्स का कन्वर्टेड फॉर्म होता है। ठीक है, तो लैरिंग्स किसका पार्ट था? लैरिंग्स से हमारे विंड पाइप का पार्ट है, यानी कि हमारे सामने वाले भाग में कौन सा पार्ट है, कौन सा पाइप है? विंड पाइप है। और हमारे पीछे वाले भाग में मतलब हमारे डोर्सल पार्ट में कौन सा पाइप है? हमारे डोर्सल पार्ट में हमारे फूड पाइप है। ठीक है, तो वेंट्रल पार्ट में हमारा है द विंड पाइप, इसको हम लोग कहते हैं विंड पाइप। ठीक है, विंड पाइप का और भी दूसरा नाम है ट्रैकिया। क्लियर है? तो यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज आवर विंड पाइप विच इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया में और कुछ स्पेशलिटी है कि इसमें आपको कुछ ऐसे राउंड कुछ एक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर वो हैं, वो इसमें मौजूद होते हैं। कार्टिलेजन क्या होता है? सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सॉफ्ट बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि हमारे ट्रैकिया को जब एयर की कमी हो
तो उसे मुचड़ाने मतलब सिकुड़ने नहीं देता है, ठीक है। ट्रैकिया अगर हमारा सिकुड़ जाएगा तो हमें तो प्रॉब्लम होगी ना, सफोकेशन होने लगेगा, कुछ भी पास होने में, एयर पास होने में हमें घुटन महसूस होने लगेगा। इसलिए उसको कभी भी खराब स्थिति में मतलब इमरजेंसी स्थिति में वो उस ट्रैकिया को सिकुड़ने नहीं देता है, कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं देता है, ठीक है। तो इस ट्रैकिया में क्या मौजूद है, इस ट्रैकिया में मौजूद है सॉफ्ट बोनी टर्म दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज, ठीक है। एक टिश्यू है जिसका नाम है कार्टिलेज, वो ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर मौजूद होता है, ठीक है। नेक्स्टली वही ट्रैकिया हमारे आगे जा करके 2 ब्रांचेस में बंट जाता है, ठीक है। 2 ब्रांचेस में वो डिवाइड हो जाता है जिसका नाम है ब्रोंकस, ब्रोंकस, ठीक है। ब्रोंकस नाम है इसका। और ये सिंगुलर प्लूरल का कुछ टॉपिक है, इसमें ब्रोंकी और ब्रोंकस दोनों एक ही होता है, ठीक है। ये 2 हैं इसलिए इसे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। तो ये दो पार्ट्स में बटा। इसके बाद नेक्स्टली यही ब्रोंकस आगे चल के हमारा लेफ्ट एंड राइट में ये कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्टली देखिए यही ब्रोंकस हमारे और भी ब्रांचेस में बट रहा है जिसका नाम है ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। कई सारे ब्रोंकियोल्स हैं और उसके बाद वो ब्रोंकियोल्स आगे जा करके और भी कई सारे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, पाउच लाइक, सैक लाइक स्ट्रक्चर इसे हम लोग कहते हैं। दिस इज द मेन टर्म ऑफ रेस्पिरेशन, सैक लाइक स्ट्रक्चर। क्या किसी को नाम पता है इसका? इसका नाम है द एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। ये करीब तकरीबन मिलियंस और इन नंबर होते हैं हमारे लंग्स में, ठीक है। एल्वियोलाई इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग, इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लंग, एल्वियोलाई, ठीक है। बहुत सारे एल्वियोलाई से मिलकर हमारा लंग बना हुआ है और एल्वियोलाई ही है जो कि मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ठीक है। एल्वियोलाई ही है जो मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो यहाँ पे हम लोग और एक चीज मेंशन कर सकते हैं, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कौन से गैसेस का एक्सचेंज होगा यहाँ पर? यहाँ पे हमारे रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होगा, CO2 एंड O2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का यहाँ पे एक्सचेंज होता है, आफ्टर ब्रीदिंग यहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो ये था हमारे पूरे लंग्स का स्ट्रक्चर। देन इसमें और एक चीज़ आपको देखना है, लंग्स का जो कवरिंग है, लंग्स के ऊपर जो एक झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक मेम्ब्रेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, उसका क्या नाम है? वो हमेशा डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इन मेम्ब्रेन्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्ल्यूरा कहते हैं हम लोग। दिस इज कॉल्ड प्ल्यूरा। द मेम्ब्रेन्स कवर्ड द लंग्स आर कॉल्ड प्ल्यूरा, ठीक है। नेक्स्ट, लंग्स का एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है? अगर हम लोग पोजीशन की बात करें, पोजीशन ऑफ लंग, तो क्या आंसर आएगा हमारा? हमारा लंग्स एक्चुअली में है कहाँ? हमारा लंग्स एक्चुअली में हमारे एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट एबव, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट एबव है हमारा दोनों लंग्स। और साथ ही साथ वो किससे घिरा हुआ है? वो हमारे रिब केज से घिरा हुआ है, ठीक है। उसे एक खास टाइप का बोनी स्ट्रक्चर कवर किए हुए है जिसका नाम है रिब केज, ठीक है, जो कि कई सारे रिब्स से मिलकर बना होता है। तो हम लोग इसमें क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए पोजीशन ऑफ लंग्स में क्या लिख सकते हैं? जस्ट एबव द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, अपर साइड ऑफ डायफ्राम, अपर साइड ऑफ डायफ्राम। देन और क्या कह सकते हैं? कवर्ड या सराउंड्स बाय रिब केज, ठीक है। इस रिब केज को मैं आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में दिखा सकती थी लेकिन काफ़ी ज़्यादा गंदा लगने लगेगा स्ट्रक्चर, ठीक है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। वो रिब केज मैं अभी आपको बताने वाली हूँ इन द मैकेनिज्म प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग में, ठीक है। तो एक तरह से ये रिब केज से घिरा हुआ टर्म है, ऐसे करके हमारे दोनों साइड में रिब केजेस ऐसे घेरे हुए हैं। अगर आप लोग किसी दुबले पतले इंसान को देखेंगे, दुबले पतले इंसान को अगर आप लोगों को देखने का मौका मिले, छोटे बच्चे को अगर देखने का मौका मिले, काफ़ी ज़्यादा अगर दुबला पतला है तो उसका रिब्स आपको दिखाई देगा, आप उसको गिन सकते हैं रिब्स को,
ठीक है। वो जो बोनी पार्ट होता है ना वो उनका दिखाई देता है सामने से। तो 1 2 3 4 ऐसे करके हम लोग गिन सकते हैं। इस तरह से लाइनिंग्स होते हैं, इस तरह से उनके पेट में लाइनिंग्स होते हैं। तो उसी से हमारा लंग घिरा हुआ है, ठीक है। वो रिब केज हमारे लंग को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस रिब केज के थ्रू ही हमारा लंग एकदम आराम से बैठा रहता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी के अपर साइड में, ठीक है। तो इस तरह से उस लंग को हमारे प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम रिब केज, ठीक है। देन इसमें हम लोग इसमें और कुछ भी नहीं है डिस्कस करने के लिए। मेरे हिसाब से ये टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है। लंग में और कोई डाउटफुल थिंग होना नहीं चाहिए आप लोगों के लिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं लंग, हम लोग अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करते हैं नेसल पासेज से, नोस्ट्रिल से हमारा बोनी पैलेट अलग करता है बकल कैविटी को नेसल पासेज से। देन हम लोग जाते हैं फेरिंग्स में। फेरिंग्स इज द ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। देन द नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज लैरिंग्स। लैरिंग्स इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। लैरिंग्स इज ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, उसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो कि ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया होता है, ठीक है। और इस ओपनिंग में फूड ना इंटर कर पाए इसके लिए वहाँ पे एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर जिसे हम लोग कहते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपिग्लॉटिस इसमें फूड को आने नहीं देता है, ठीक है। अगर इसमें फूड आ जाए तो हमें प्रॉब्लम होने लगेगी, ठीक है। फिर ये ट्रैकिया आगे जाके 2 ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है जिसे हम लोग ब्रोंकस कहते हैं। देन ब्रोंकस इज फर्दर डिवाइडेड इन सेवरल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। बहुत सारे ब्रोंकियोल्स में डिवाइड हो जाता है। देन वो ब्रोंकियोल्स का जो अपर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है सेक लाइक स्ट्रक्चर्स, उन्हें हम लोग कहते हैं एल्वियोलाई, जो कि मिलियंस ऑफ नंबर होते हैं, बहुत सारे नंबर में होते हैं, और उन्हें ही हम लोग यूनिट ऑफ लंग कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वही ऐसा जगह है, वही ऐसा प्लेस है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस का काम कंप्लीट होता है। तो इस तरह से हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारे एल्वियोलाई में रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज हो गया, अब वो पहुँच जाएगा सीधे हमारे नाक तक, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड चला गया वापस से सेक में, और उससे ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया गया ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा रेस्पिरेशन हमारा कंप्लीट होता है। अब देखिए हम लोग इसमें करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग भी काफ़ी इजी टॉपिक है, थोड़ा सा समझने की बात है सिर्फ। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहली बात इस पूरे ब्रीदिंग प्रोसेस में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, सबसे पहले इस ब्रीदिंग प्रोसेस में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ब्रीदिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस, और इसमें 2 तरह के प्रोसेसेस इंक्लूड होते हैं। एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सहेलेशन, ठीक है। 2 प्रोसेसेस हैं, नंबर 1 इज इनहेलेशन एंड नंबर 2 इज एक्सहेलेशन, ठीक है। तो इनहेलेशन क्या है, सिंपल सा टॉपिक है। इनहेलेशन इज द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को इनहेल करना, हम लोग जब रेस्पिरेशन करते हैं या ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग में हम लोग गैसेस को, एयर को अंदर लेते हैं, तो अंदर लेने वाला प्रोसेस होता है इनहेलेशन। इन मीन्स अंदर लेना और एक्स मीन्स बाहर निकालना, ठीक है। तो इनहेलेशन में एयर हमारे अंदर आया, तो वो एयर अंदर आता है तब क्या होता है हमारे बॉडी में वो देखिए। तब हमारे बॉडी में होता है, इस तरह से हमारा लंग है, अभी मैंने आप लोगों को बताया लंग के बारे में। यहाँ पे इस तरह से लंग है, इस तरह, यहाँ पे इस तरह से रिब केज हमारा बना हुआ है, ठीक है। इस तरह से रिब केज है, इन रिब केजेस के बीच में हमारा लंग पूरा अच्छे से बैठा हुआ है। अब होता क्या है कि एक बार हमारा जो रिब केज है वो फैलता है, ठीक है, थ्रू मसल्स, क्योंकि रिब केज भी कनेक्टेड है ना एक दूसरे से, वो कनेक्टेड है हमारा रिब केज कुछ मसल से, तो वो मसल्स रिब केज को हमारे हेल्प करता है फैलने में, ठीक है। तो ये जो रिब केज है हमारा, रिब केज का जो रिब्स है इस तरह से वो हमारा फैलता है एक बार, ठीक है, मतलब कि वो बड़ा होता है, फैलता है, और फैलता है साथ ही साथ उसमें मीन्स कि वो अपवर्ड होता है,
एंड आउटवर्ड होता है, वो फैलता है, ये मीन्स कि वो अपवर्ड होता है, अपने पोजीशन से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, और साथ ही साथ वो ये आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर निकलने लगता है। तो मान लीजिए कि हमारे उस रिब केज के अंदर, उस बोनी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ सॉफ्ट थिंग है, दैट इज़ लंग हमारा। तो उस लंग को बड़ा स्पेस मिला, तो बड़ा स्पेस मिलेगा तो हमारा लंग कॉन्ट्रैक्ट करेगा या रिलैक्स करेगा। सोचिए क्या समझ में आया आप लोगों को। हमारा रिब केज जिस पोजीशन में था उस पोजीशन से वो फैला, ठीक है, अपने से थोड़ा ऊपर गया और साथ ही साथ वो बाहर की ओर फैला। तो इसका मतलब वो स्पेस बढ़ा रहा है, ठीक है, इसका मतलब वो स्पेस बढ़ा रहा है। जब वो स्पेस बढ़ाएगा तब हमारा लंग भी तो स्पेस बढ़ाएगा ना अपना, तब हमारा लंग भी आसानी से स्पेस बढ़ा सकता है। सिंस कि हमारा लंग एक तरह से स्पॉन्जी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, स्पॉन्जी टाइप। वो क्या होता है, उसमें जब एयर आता है तो वो अपने आप अपना जो स्पेस है वो बढ़ा लेता है, ठीक है, आराम से एयर को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये है इसका फुल मैकेनिज्म। ये हो गया इनहेलेशन। जब इनहेलेशन का टाइम आया तब क्या क्या प्रोसेसेस हुआ वो उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। हम लोग चलते हैं इस इनहेलेशन की ओर। इस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारा रिब केज मौजूद है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको थोड़ा डिटेल करते हैं। अगर हम लोग एक इनहेलेशन को लें तो इनहेलेशन में सबसे फर्स्टली क्या हुआ, सबसे फर्स्टली हुआ कि हमारा जो रिब केज था, जो कि वो हमारे लंग को पकड़े हुए है, ठीक है, हमारे लंग को सराउंड किए हुए है, वो रिब केज फैलता है, ठीक है, फैलता है। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो थोड़ा अपवर्ड मूव करता है और साथ ही साथ थोड़ा आउटवर्ड मूव करता है, बाहर की ओर निकलता है, ठीक है। तो देखिए रिब केज गोज अपवर्ड एंड आउटवर्ड। क्लियर है, अपवर्ड हुआ, थोड़ा अपने पोजीशन से ऊपर हुआ और साथ ही साथ वो बाहर की ओर निकला, बाहर की ओर, ठीक है, आउटवर्ड हुआ। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ ये कि रिब केज के अंदर का स्पेस बढ़ गया। तो स्पेस बढ़ गया तो दूसरा टर्म क्या हो जाएगा हमारा, दूसरा टर्म हो जाएगा हमारा लंग आसानी से रिलैक्स कर सकता है, ठीक है, लंग रिलैक्सेस, ठीक है, लंग रिलैक्सेस। देन एक और टर्म, ठीक है, इसके बाद एक और टर्म होता है हमारा डायफ्राम। डायफ्राम का भी बहुत बड़ा रोल है इस प्रोसेस में, इस ब्रीदिंग प्रोसेस में। डायफ्राम हमारा सिंस की एब्डोमिनल कैविटी के ठीक अपर साइड में होता है, जिसे हम लोग पेट कहते हैं, ठीक है। वो डायफ्राम का भी एक बहुत बड़ा रोल है। आप लोग कभी सांस लेके देखिएगा, ठीक है, अपना ध्यान दीजिएगा। हम लोग जब इन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, तो क्या होता है, हम लोग जब भी इनहेलेशन करते हैं तो हमारा जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव करता है, हमारा पेट जो है वो अंदर की ओर जाता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है, हमारा डायफ्राम इन डाउनवर्ड स्लोप करता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड हो जाता है डायफ्राम, डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, ठीक है, गोज डाउनवर्ड। तो ये तीन तरह का थिंग इसमें होता है। एक होता है रिब केज गोज अपवर्ड एंड आउटवर्ड, देन दूसरा चीज हो जाता है लंग रिलैक्सेस एंड देन डायफ्राम गोज डाउनवर्ड, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा, डायफ्राम हमारा गोज डाउनवर्ड, अंदर की ओर पिचक जाता है पेट हमारा, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये इनहेलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। मेरे हिसाब से आप लोग के लिए क्लियर हो जाना चाहिए। हमारा रिब्स फैला, हमारा लंग्स रिलैक्स किया, लंग्स में एयर आ गया, इनहेल हो गया, ठीक है, और उसी के साथ साथ हमारा जो डायफ्राम है वो डाउनवर्ड मूव किया, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग में ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑपोजिट, सो देख लीजिए। एक्सहेलेशन में, एक्सहेलेशन में क्या हो जाएगा, अगर हम लोग पॉइंट वाइज लिखें तो रिब केज के साथ क्या हो जाएगा, हमारा रिब केज उसके साथ क्या हो जाएगा, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। हमारा जो रिब केज है वो उस केस में, इनहेलेशन के केस में वो अपवर्ड था, तो यहाँ पे रिब केज क्या हो जाएगा, रिब केज मूव्स डाउनवर्ड, ठीक है। रिब केज जो ऐसे फैला हुआ वो डाउनवर्ड हो जाएगा, साथ ही साथ
क्या वो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा? क्या होगा? वो इनवर्ड होगा, ठीक है, और अंदर की ओर ही सिकुड़ जाएगा, ठीक है। तो रिब केज मूव्स डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, ठीक है, वो अंदर की ओर सिकुड़ जाएगा। तो बोलिए अब क्या होगा? जब वो अंदर की ओर सिकुड़ गया तब हमारा लंग क्या करेगा? लंग में तो, लंग के लिए तो स्पेस कम जा रहा है ना, तो अब क्या हो जाएगा? लंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, लंग्स कॉन्ट्रैक्ट्स एंड देन आफ्टर डायफ्राम के लिए अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? आप लोग सांस लेके देख सकते हैं क्या होता है, सांस छोड़ के देख सकते हैं। सांस छोड़ते टाइम जब भी डॉक्टर साहब को कहते हैं पेट फुलाइए, तो क्या करते हैं आप लोग? सांस लेते हैं या छोड़ते हैं? हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग एक्सहेल करते हैं जब भी डॉक्टर्स कहते हैं कि पेट फुलाइए तो, ठीक है। तो क्या हुआ? हम लोग सांस छोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? हमारा डायफ्राम मूव्स, क्या हो कर जाएगा? हम लोगों का डायफ्राम जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तब क्या होगा? मूव्स अपवर्ड, ठीक है, मूव्स अपवर्ड। और वही इनहेलेशन के टाइम डायफ्राम मूव्स इनवर्ड हो जाता है, ठीक है, या डाउनवर्ड हम लोग कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये मैकेनिज्म कंप्लीट होता है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यही हमारे में इस टॉपिक का मेन थीम था, मैकेनिज्म के बारे में बताना। बहुत से बच्चों को ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, समझ में नहीं आता है। डेफिनेशन तो सब लोग कर लेते हैं, इनहेलेशन क्या है, एक्सहेलेशन क्या है, डेफिनेशन सब लोग कर लेते हैं, लेकिन क्या ये मैकेनिज्म आप लोगों को क्लियरली समझ आता है? नहीं आता है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों को समझ में आया हो, अगर आप लोगों को क्लियरली समझ में आया हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई भी डाउट हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, लगे कि मैंने कुछ गलत बताया है या आपको कुछ और पूछना है, कुछ और एक्स्ट्रा जानना है, तो प्लीज़ कुछ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू।